Dear viewers, I welcome you here in the lecture series number 9 started by Itihas Soch Sansthan Neri Hamirpur. Today we will discuss some other important aspects and concepts of history that is important from the perspective of NET JRF examination as well as from the perspective of UPSC Civil Services prelims examination. So today's topics are battles of Delhi, Chaki Kutia, Sibi Kingdom, Sarvastivada, Black Death and Kyotsarga. So let's begin the lecture. द फर्स्ट टॉपिक, आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है ब्लैक डेथ या बिबोनिक प्लेग के बारे में। पिछली लेक्चर में जब हम बंदगान की बात कर रहे थे तो किसी स्टूडेंट का हमारे पास क्वेरी आया कि क्या रीज़न थे कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में इतनी ज़्यादा स्लेव के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ा और ये मेजर इशू हो गया। तो मुझे लगा कि इसको डिटेल में हमें डिस्कस करना चाहिए। देखिए हुआ क्या था कि 14th सेंचुरी में चूँकि तुगलक पीरियड 14th सेंचुरी है, एक प्लेग फैला था। प्लेग और पैंडेमिक में डिफरेंस होता है, मैं इसलिए इसको प्लेग को मैंने अंडरलाइन किया है। और ये जो प्लेग था वो बैक्टीरियम की वजह से हुआ था, जबकि आज का जो ये कोविड-19 का सिचुएशन है ये एक वायरस है। तो बैक्टीरिया इसका प्लूरल होता है, बैक्टीरिया। तो जो ये प्लेग फैला था बैक्टीरियम की वजह से फैला था 14th सेंचुरी में, जिसको ब्यूबेनिक प्लेग कहा गया। और इसमें लगभग 60% ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन कोलैप्स कर गए, उनकी डेथ हो गई। लगभग 200 मिलियन लोग थे। और वहाँ से चल के ये एशिया में आया, चाइना पहुँचा और चाइना से फिर ये इंडिया आ गया। और इन द मिड ऑफ द 14th सेंचुरी इंडिया लॉस्ट अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दिस प्लेग जो कि एक महामारी है। इसमें डेथ रेट बहुत हाई होता है, जबकि आप जो कोविड-19 का सिचुएशन देख रहे हैं, जो पैंडेमिक है, ये स्प्रेड हो रहा है मगर जो डेथ रेट है वो उस तरह का नहीं है जैसा कि प्लेग्स में देखने को मिलता था। तो देखिए होता क्या है कि जब ये प्लेग फैलता है और ह्यूमन कैजुअलिटीज़ होते हैं तो इकोनॉमिक जो सिनेरियो था वो पूरा कोलैप्स कर गया। लेबर स्कार्सिटी हो गई और प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद इकॉनमी में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया, एक तरह से चेंज हो गया, पोलराइज हो गया इकॉनमी। और चूँकि लेबरर अवेलेबल नहीं थे और लोगों में गरीबी बहुत ज़्यादा फैल गई। तो उस टाइम आप देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने इसको संभाला किस तरह से कि उसने कि बंदगान एक विभाग, एक डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया किनके लिए, स्लेव्स के लिए। स्लेव्स कौन थे? वो जिनको जो कि हु हैव लॉस्ट एवरीथिंग, दे हैव नो एनी एसेट, कोई उनके पास धन संपदा कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लोग होते थे जो स्लेव की काम करते थे। तो आप जब बंदगान को इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि क्यों किया स्लेव उसने इस्टेब्लिश, क्यों वहाँ पे इतने ज़्यादा कैनल्स देखने को मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं। मगर एक बात आप ध्यान में रखें कि जो तुगलक्स हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़े प्रिमिटिव कंस्ट्रक्शंस हैं। उन्होंने इवन मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तुगलकाबाद और जहाँपनाह नगर वगैरह जो बने हैं, इसके जो बिल्डिंग्स हैं, इनके जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बड़े ही साधारण मटेरियल है। हालांकि जो पहले के हैं और या बाद के हैं वो बड़े बड़े प्राइम उस तरह के उसमें मटेरियल यूज़ किए गए हैं, मगर ये प्रिमिटिव कंस्ट्रक्शंस हैं। क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसा था, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्लम्प था, बहुत डाउन था। तो ब्लैक डेथ जो इसको नाम दिया गया है, इसलिए दिया गया कि ये आज तक का माना जाता है कि डेडलीस्ट प्लेग था। परसेंटेज ऑफ पीपल जो मैक्सिमम कैजुअलिटी हुए वो इसी में हुआ। सेकंड प्लेग जो है वो 14th से 17th सेंचुरी तक मेडिटेरेनियन सी के आसपास फैलता रहा। फिर थर्ड प्लेग का पीरियड आया है जो कि 1855 टू 59 में इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। ये टाइम पीरियड वही है जबकि इंडिया ने पहली बार स्ट्रगल किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्होंने आवाज़ उठाई कि इनको उनका विरोध किया। तो और इसमें कोई 10 मिलियन पीपल काइंड ऑफ 1 करोड़ लोग मारे गए। और चाइना था इसका भी एपिसेंटर। देखिए कि ये तीनों जो आप प्लेग देखेंगे इसमें चाइना ही कहीं ना कहीं जो 14th सेंचुरी वाला हुआ उसका भी जो सेंटर एशिया में था, एटलीस्ट वो चाइना के आसपास था। जो सेकंड प्लेग था वो भी उसने चाइना को बहुत ज़्यादा हैम्पर किया, हालांकि वो मेडिटेरेनियन सी में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और स्पेनिश फ्लू जो हुआ है उसमें भी यूएस और चाइना के बीच कन्फ्लिक्ट है कि ये वायरस कहाँ से, क्योंकि ये वायरस की वजह से हुआ था। वायरल इसमें फ्लू था, इन्फ्लुएंजा था ये, जो 1918 में हुआ है। तो इस तरह से ये एक करंट सिनेरियो में जब आप देखेंगे तो किस तरह से जो प्लेग्स और पेंडेमिक्स ने किस तरह से हमें हैम्पर किया है, वो एक विषय है। दूसरा इसमें आप एक देखेंगे वर्ड लिटिल आइस एज।
इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो 15th सेंचुरी के बाद जो एक एक टेम्परेचर में डिक्रीज देखा गया है, उसका रीज़न ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो गया और कंजम्पशंस कम हो गए। कंजम्पशंस कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो 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 फॉर्मेशन था वो कम हो गया और ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर गया और लिटिल आइस एज आया। हालांकि लिटिल आइस एज के और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन्स हैं, मगर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक भटकाव हो जाएगा यहाँ से। एक जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से रीज़न है कि लिटिल आइस एज में माना जाता है कि जो ये डेथ था, जो ब्लैक डेथ था, जो जो ये ब्यूबोनिक प्लेग था, इसकी वजह से जब पॉपुलेशन में गिरावट आई तो कहीं ना कहीं लिटिल आइस एज उसका उसका एक रिजल्ट के रूप में उभर के आया, जो अगले कोई 100-200 साल के बाद मेज़र किया जा सका। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे लिए। हालांकि ये बात स्टार्ट हुई थी कि बंदगान डिपार्टमेंट जो था वो क्यों बनाना पड़ा, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में स्लेव्स की जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई थी। लेकिन जब आप इस तरह से इसको इसको हॉरिजॉन्टली क्लियर कर लेंगे सारा कुछ कि प्लेग का किस तरह से हिस्ट्री रहा, तो आपको फिर गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं पेपर्स में। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको ऐड किया कि आप जब भी फिरोज शाह तुगलक को याद करें तो आपको ब्लैक डेथ याद आए, आपको प्लेग्स और कौन कौन से प्लेग फैले वो याद आए, प्लेग और पैंडेमिक में डिफरेंस क्या है उसको आपको ज़रा एक बार इंक्वायरी करिए कि वो किस तरह से डिफरेंस है उसमें। ये सारे विषय यहाँ पे मैं रखना चाहता था आपके बीच, क्योंकि इस तरह का एक सवाल व्यूअर्स से आया था हमारे पास। इसके साथ हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बीच। ये टॉपिक है कि महाभारत में एक सिबी किंगडम की बात की गई है। सिबी है या शिवी भी है कई जगह वो। तो सिबी किंगडम की बात जो की गई है, इसके कई सारे मेंशंस हैं। तो मेंशंस हैं तो ये एक दो बार नेट जेआरएफ एग्जाम में ना सिबी किंगडम वाज इन ऑप्शन, that was not asked directly but that was in the option, so you have to eliminate that kingdom or that particular element from the options. So from that perspective it is another important point. तो सिबी किंगडम के बारे में ऐसा है कि माना जाता है कि सिबी एक राजा हुआ जो कि बहुत ही ट्रूथफुल था और जेनरस था। उसके बारे में डॉव और आपका ईगल का एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है, उसको आप सर्च करके उसको पढ़ें, पता करें। और चोल साम्राज्य के जो लोग हैं वो मानते हैं कि उनके उनके फोर फादर सिबीज थे। वहीं दूसरी ओर जयद्रथ जो था वो सिबी का राजा था। तो ये सारे कई सारे इसमें आपको पर्सपेक्टिव मिलेंगे। यहाँ पे मैंने नोट किया इसको कि फाहियान बताता है कि स्वात वैली के आसपास का एरिया था, ये नॉर्थ वेस्ट में था, इतना कंफर्म है कि जो सिबी किंगडम था ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कहीं पे था, जो आज का पाकिस्तान हो गया या बलूचिस्तान आसपास जो अफगानिस्तान का रीजन है उसमें कहीं। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ था ये थोड़ा एक कंटेंशन है, इस पर एक थोड़ा डिबेट है, चूँकि कई सारे ऐसे नाम मिलते हैं। सिबिस्तान एक जगह है जो सिंध में पड़ता है। वहीं फाहियान ने बोला कि स्वात वैली वही है जहाँ पे कि एक टाइम में बुद्धिज़्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा और बाद में मेहरकुल के टाइम में वो सारा ख़त्म कर दिया गया। मत्स्य पुराण में बोला गया है कि जो सिबी किंगडम है उसके बीच से सिंधु नदी बहती थी, इंडस नदी का जो फ्लो था वो सिबी किंगडम में था। तो ये सारे विषय हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट इशू है कि सिबी किंग जो सिबी राजा था उसके बारे में जो कहानी है डोव एंड ईगल स्टोरी, वो आप जब ये बौरबुदुर का जो जावा में जो स्तूपा है वहाँ पे मेंशन किया गया है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें ये जो आप तराजू देख रहे हैं बैलेंस, इस पे इससे उस स्टोरी का डिपिक्शन होता है। तो आप ज़रा इसको पता करें कि स्टोरी क्या है। और इंडिया में तीन स्तूपा के जो लोकेशंस हैं भरूच, नागार्जुनकोंडा और अमरावती, यहाँ पे भी हमें सिबी किंगडम के इस सिबी राजा के इस स्टोरी के बारे में हमें डिपिक्शन मिलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एक और जो इसमें बात आप, हालांकि ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, अनडाउटेडली ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, लेकिन आप एटलीस्ट अवेयर हैं कि हाँ सिबी किंगडम आपको अब दिमाग में होगा कि आपने कहीं पे इसको चेक किया है, तो आप कई बार इलिमिनेट करने में ये काम कर जाएगा। और चूंकि मैंने इसको सीधा नेट के पेपर में देखा तो मैंने कहा कि इसको डिस्कस करना मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने वहाँ से उठाया है। ये 4-5 फैक्ट्स है। एक तो चोला किंगडम वाला जो है वो तो एकदम मस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि चोल साम्राज्य के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनके फोर फादर सिबीज थे। दूसरी बात ये है कि ये जो लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन राजस्थान से लेकर बलूचिस्तान के बीच में कहीं था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पे कहीं था। तीसरी बात, इसमें जो सिबी राजा की जो डोव एंड ईगल की स्टोरी है, कबूतर और बाज वाली, तो वो स्टोरी हर जगह बुद्धिज़्म के जो साइट्स हैं वहाँ पे डिपिक्टेड है, तो आप इसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, मैंने इसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आप ज़रा इसको डिटेल में सर्च करें, देखें क्या क्या इसमें विषय और हैं। हम अगले विषय पर चलेंगे, समय की बाध्यता है। सर्वस्तिवाद, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है।
क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि बुद्धिज़्म में बेसिकली हीनयान और महायान का प्रभाव है, दो ऐसे निकले, हालांकि वज्रयान भी है और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग स्कूल्स थे। लेकिन क्या ऐसा है कि हीनयान से रातों रात लोग महायानी बन गए, या क्या रीज़न रहा होगा? इसके बीच में एक फेज़ आया जो कि एक ट्रांजिशन फेज़ था, और वो था सर्वस्तिवाद का। और यह पीरियड वो था, ये बेसिकली वर्ड जो है सर्व अस्तित्ववाद है, लेकिन चूंकि ये पाली में है तो वर्ड तो इस वजह से ये अलग है, थोड़ा अपभ्रंश है। और एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इसका मतलब है, सर्व अस्तित्ववाद की बात है कि सभी के अस्तित्व की को हम एक्सेप्ट करें। और ये अशोका के टाइम में, राजा अशोक के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा ये थ्योरी, उसी टाइम में बेसिकली निकल के आया। यहाँ थोड़ा हम इसको देखना चाहेंगे मैप से, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये प्रभावी रहा। यहाँ देखिए आप, पहला काउंसिल एट राजगिरी हो जाता है, राजगिरी की बौद्ध संगति थी। दूसरी वैशाली में, दूसरा जो होता है वैशाली में होता है। तो वैशाली में ये दो ग्रुप बनते हैं, ये पता होगा आपको। तो स्थविरवाद बन जाते हैं और ये महासंघिका। अब यही स्थविरवाद महासंघिका जो है ये महायान में चला जाएगा, और यहाँ से निकल के आएगा थेरवाद, जो कि आपका हीनयान वाला। तो स्थविरवाद बना। अब देखो तीसरा काउंसिल हो गया। तीसरा काउंसिल किसके टाइम में हुआ? राजा अशोक के समय में। ये राजा अशोक ने जब करवाया पाटलिपुत्रा में, तो वहाँ पे ये दो ग्रुप में बट गया, विभाज्यवाद और सर्व अस्तित्ववाद। अब ये सर्व अस्तित्ववाद भी फर्दर दो में बट गए, और वैभाषिका और स्वतांत्रिका बन गए। ये स्वतांत्रिका जो थे ये बाद में महायान में जाके मिल गए, और ये भी, ये जो स्टार्ट हैं ये महायान में मिल गए दोनों। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये एक चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा पॉज करके थोड़ी देर के लिए, कि किस तरह से इनका विकास हुआ। तो महासंघिका और स्थविरवाद, स्थविरवाद से फिर दो और बने, और उसमें से एक सर्वस्तिवाद मिला। तो इसी सर्वस्तिवाद की हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप मैप पे देखेंगे तो थेरवाद सीधा आगे निकल गया, पहले महासंघिका यहाँ से निकले जो महायानी हो गए, सर्वस्तिवाद से ये स्वतांत्रिका निकले और वैभाषिका निकले। जो स्वतांत्रिका थे ये वापस फिर महासंघिका में कहीं ना कहीं, मतलब इनका कॉन्सेप्ट मैच कर गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमें जानने वाली क्या बात है, हिस्ट्री के जो नेट के एग्ज़ाम के हिसाब से, वो ये है कि ये पॉपुलर कहाँ था और कब था। देखिए, ये पॉपुलर अशोक के समय में हो गया था, और कनिष्क के टाइम तक बहुत प्रभावी रहा। बाद में कनिष्क के टाइम में आप जानते हैं कि महायान का प्रभाव बढ़ गया। ये ट्रांजिशन फेज था बेसिकली, इसने हीनयान को भी देखा है और महायान को देखा है, और उसके बीच में था। ठीक है, एक महाविभास करके एक बुक है जो कि इसमें इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन है, सर्वस्तिवाद के बारे में। और ये 7 किताबें हैं इस विषय पे। उस 7 किताबों में जो ये अभिधर्म पीठिका पे हम एक अलग से लेक्चर करेंगे, क्योंकि पीठक 3 जो हैं उनमें त्रिपिटक में कौन कौन से पार्ट किसका हिस्सा है, उसमें क्या क्या डिस्कस है, जातक किसका हिस्सा है, और सारा कुछ ना वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि बस अभिधर्म पीठक जो उसको 7 वर्क्स हैं उनमें से एक महाविभास भी इम्पोर्टेंट है। और ये ट्रांजिशन स्टेट था हीनयान और महायान के बीच का, और अशोक के समय में पॉपुलर रहा। कनिष्क के समय में आते आते आप जानते हैं कि महायान बहुत प्रभावी हो गया, तो सर्वस्तिवाद कहीं ना कहीं जो था वो, उसमें जो वैभाषिका वाला हिस्सा था वो रह गया, और जो स्वतांत्रिका वाला हिस्सा था वो महायान के साथ हो लिया। तो हालांकि हीनयान अभी है जिंदा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बदलता रहा समय के साथ। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है जब आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या जीआरएफ दे रहे हो, दोनों केस में सर्वस्तिवाद का जो विषय है ये कीवर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है इसका, कब पॉपुलर हुआ और किस एरिया में था। तो कश्मीर और सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वहाँ पे बहुत पॉपुलर था सर्वस्तित्ववाद की जो विचारधारा थी। इसके साथ हम अपने अगले विषय पे चलेंगे, क्योत्सर्ग। मैं चूँकि बुद्धिज़्म की बात कर रहा था, मैंने साथ में चाहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जैनिज़्म से भी डाल देते हैं, ताकि ये एक बैलेंस बना रहेगा हमारे स्टडी में। काया प्लस उत्सर्ग, दो शब्दों के से संधि से ये क्योत्सर्ग बना है। क्योत्सर्ग क्या है कि अपने 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 एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं का डिनायल करना, काया को जो बॉडी है उससे कहीं ना कहीं उत्सर्ग, उससे कहीं ना कहीं फ्री हो जाना। ये एक योगिक पोस्चर है, एक पोस्चर है बॉडी का, पोस्चर जो बैठने का है, कोई तरीका है जिसमें क्या होता है कि आप अपने फिजिकल कंफर्ट को डिनाई करते हो। ठीक है, आप जैसे हैं स्टे करते हो, आप उसी पोजीशन में स्टेडी रहने की कोशिश करते हो। अगर आप खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, सोए हैं तो सोए रहेंगे। तो स्टेडी, आपके स्थिरता लाने की कोशिश करते हैं अपने शरीर में। ऐसा माना जाता है कि 24 में से 21 तीर्थंकर जो थे उन्होंने इसी पोस्चर के माध्यम से, इसी
माध्यम से इन्होंने साल्वेशन को, मोक्ष को प्राप्त किया था। ये जो आप राइट साइड में आप फिगर देख रहे हैं, ये श्रवण बेलगोला वाला है, ये महाबली का कहते हैं कि ये पोस्चर है, और ये है युक्त्योत्सर्ग पोस्चर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज, और दो बातें यहाँ जोड़ दूँ कि ये 6 एसेंशियल जैनिज्म है, 6 जो एसेंशियल चीज़ें उनमें से एक है। दूसरी बात कि 28 प्राइम एट्रीब्यूट्स है दिगंबर के, दिगंबर श्वेतांबर होते हैं ना, तो दिगंबर में उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट है, क्योत्सर्ग, मतलब क्योत्सर्ग इज रिलेटेड टू द दिगंबराज। ठीक है, सामने सामने एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहा है। सामयिक इज अनदर योगिक पोस्चर। ओके, ये सारी बातें यहाँ अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो फिर ये दिक्कत कर सकती है, तो आप इसके साथ बने रहें कि अगर क्योत्सर्ग एक यौगिक पोस्चर है तो वो कौन यूज़ करते हैं, उससे क्या लाभ होता है, इसके अलावा कोई क्या और भी पोस्चर है जिसका यूज़ करते हैं जैनिज्म में। पहली बात तो ये क्योत्सर्ग रिलेटेड किससे है, जैनिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, किस किस धारा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये विषय आप रख सकते हैं। इसके साथ ही फेटलिज्म भी उसमें बहुत हावी था, नियतिवाद, तो उसके बारे में भी हम कोई बात करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्योत्सर्ग इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी और विच स्कूल। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, आप इनको थोड़ा सा सीरियसली लें, ये आपके लिए काम आ सकते हैं। जो अगला विषय है, हाँ, ये भी एक अवॉइडेड विषय है, और ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेशनलिस्ट व्यू से खासकर, कि चाकी खूंटियाँ। देखिए, आपको पता होगा जब आप 1857 के स्ट्रगल के बारे में पढ़ाई करते हैं कि किस तरह से भारत के लोगों ने संघर्ष किया अलग अलग, हालांकि ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनके अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट जो थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, और पर्सनल इंटरेस्ट या फिर इंस्टीट्यूशनल या रीजनल जो इंटरेस्ट थे वो ज़्यादा हावी थे। फिर भी एक विरोध हुआ नॉर्थ इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा हुआ, जो मिडिल जो रेंज है, और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इस तरह से बंगाल का रीजन है, ये चाकी खूंटिया जो थे इन्होंने उड़ीसा में विरोध किया, और ये मनुबाई से बहुत करीब थे। ये बेसिकली जगन्नाथ टेम्पल के पृष्ठ थे, वहाँ पे पुजारी थे वहाँ के, और इन्होंने इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया जाता है उड़ीसा में, चाकी खूंटिया का। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक इजी टारगेट क्वेश्चन है जो आ जाएगा, और फिर आप थोड़े से लोगों को पता होगा वो कर जाएंगे, बाकी लोग रह जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। He played a very decisive role in the 1857 struggle, especially in the case of the Jhansi. He was the family priest of the Manubai. Manubai means रानी लक्ष्मीबाई। और इन्होंने क्या किया कि जो झांसी की सेना थी वो जब लड़ाई के लिए जाती थी तो ये आगे आगे चलते थे, और उसको अब इशारे से कि कैसे सामने से क्या पोजीशन है, और उस तरह से इसको हैंडल करते थे। He was arrested at Gaya by British police and administration, and he lived from then in oblivion. He wrote many poems and other writings, as well as he wrote the biography of Manubai. लक्ष्मीबाई का इन्होंने बायोग्राफी लिखा है जो कि बहुत पॉपुलर है। तो 3-4 क्वेश्चन तो सामने बन गए आपके कि उड़ीसा के कौन थे जिन्होंने इसमें हिस्सेदारी ली, और दूसरी बात कि मनुबाई की बायोग्राफी किसने लिखी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो 2-3 ऐसी बातें थी जो कि जानना ज़रूरी था इसमें। इसके साथ मैं अगले विषय पे चलूँगा। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की है। ये सब्जेक्ट ये है कि देखिए, बैटल्स ऑफ दिल्ली अगर आप कहें तो कम से कम 9 बैटल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। अब ये बात है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन सा बैटल इम्पोर्टेंट है। ये टाइम के साथ जो इम्पोर्टेंस है अलग अलग इवेंट्स के, वो बदलते रहते हैं। हिस्टोरियंस अब अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग जो उस समय का सोशल स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से इम्पोर्टेंस को कम या ज़्यादा हो जाता है वो। तो अभी आप अगर देखें तो 9 ऐसे बैटल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 9 बैटल, 9 ऐसे बैटल हैं जो दिल्ली में हुए जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पानीपत में सिर्फ 3 लड़ाइयाँ नहीं हुई, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं जो कि हमारे काम की है। ठीक है, पानीपत में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। जो बैटल ऑफ पानीपत है वो 3 ही नहीं हुए, बहुत सारे हुए हैं, हमारे काम की 3 है। हिस्टोरियन 3 को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं, एक माइलस्टोन मानते हैं, और उसको स्टडी करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं आसपास में, अपने आसपास कहने का, अपने जो इंटेलेक्ट के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं जो बातें करते हैं हिस्ट्री की, तो हम उनके साथ इस बारे में डिस्कस करते हैं कि पानीपत में किस तरह से हुआ। तो इन द सेम केस लाइक इन बैटल्स ऑफ दिल्ली, एटलीस्ट 9 बैटल्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम
our examinations. So it began from the 1303 when the Targai seized Delhi, and the time मंगोल जब आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी एट दैट टाइम वाज इन चित्तौर। वो चित्तौर पे आक्रमण कर चुका था और उसकी आधी सेना जो थी वो वारंगल में थी, और ये बात खबर लगी मंगोल को। और आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जो 14वीं शताब्दी है उसमें माना जाता है कि दिल्ली दुनिया का सबसे धनी शहर था। द मोस्ट वेल्थिएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इन द 13th and 14th सेंचुरी वाज दिल्ली। सो इतना धन था वहाँ पे। तो ये इनके बीच बात फैली हुई थी। तो मंगोल को पता लगा कि यार राजा तो यहाँ का है नहीं यहाँ पे, वो तो गया ग्वालियर में उसकी सेना है, वारंगल में उसकी सेना है, और चित्तौर में वो लड़ाई कर रहा है आजकल। खुद चित्तौर में था और आधी इसने बटालियन भेजी हुई थी वारंगल को, इसका स्टैंडिंग आर्मी था इसके पास। तो इस वजह से क्या हुआ कि तरगई था वो पहुँच गया दिल्ली, और इसने सीरी फोर्ट बनवाया था हाल में, उसमें बनना शुरू हुआ था 1301-2 में। तो वहाँ तक वो लगभग पहुँच गया। उसने बाहर की दीवार भी तोड़ दी। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया है इस बारे में, जब हम बात कर रहे थे कि सिटीज़ ऑफ दिल्ली। लेकिन वो तरगई अंदर नहीं जा पाया, और अंदर सेना थी। बाहर एक इनका 2-3 बार इनकी खिलजी की सेना से भिड़ंत भी हुई, लेकिन कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि हु वाज द विनर और हु वाज द लूज़र। बट लड़ाइयाँ हुई इनकी, और दिल्ली में काफ़ी 2-3 महीनों तक उन्होंने बड़ी तबाही मचाई। इस तरह से ये बर्बर लोग होते थे, ये लड़ने के लिए आते थे। इनको इंसान और जानवर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दूसरी लड़ाई जो हुई 1398 में, जबकि तिमूर लेन आ गया। उस समय तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद शाह जो था वो शासन कर रहा था। मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के बाद वो इतना नहीं कर पाया, रजिस्ट नहीं कर पाया। और ये जो लड़ाई है इसको एलिफेंट वर्सेस कैमल वॉर भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि हाथियों और ऊँटों की लड़ाई है। ठीक है, यहाँ से हाथी भेजे और उधर से ऊँट आए, और ऊँट को क्या किया इसने बर्बर तिमूर ने कि उनके शरीर में ऐसे आग लगा दिए ऊँट के पीछे के हिस्से में। और जब आग लगा तो वो भागने लगे और आग फैल गया। तो क्या हुआ कि एलिफेंट ना वापस अपने ही लोगों की तरफ वो मूव कर गए और अपने लोगों को कुचल दिया, पूरा रैम्पेज वहाँ पे हो गया। तो इस तरह से उसने जीत हासिल की। इतना आसान नहीं था जितना जब मंगोल से जब तरगई आया था उस समय भी जो आर्मी थी अलाउद्दीन खिलजी से, उससे वो जीत नहीं पाया था। और आप ये याद रखिए कि जो सिपाही होते थे, जो आम सिपाही होते थे, वो कोई लोकल लोग ही होते थे, कोई बाहर के लोग इतने नहीं होते थे। तो ये उनसे बड़े ही स्ट्रांगली लड़ते थे और उनको वापस किया। खिलजी ने स्टैंडिंग आर्मी शुरू कर दी थी। उसके ख्वाब, उसको बड़ा महत्वाकांक्षी था, तो उसने बहुत सारे ख्वाब भी देखे थे, सपने भी। तो वो उसके लिए वो आर्मी को और सारा रेगुलेट कर रहा था वो। तो उसके आर्मी को हराना तरगई के लिए आसान नहीं हुआ और उसे लौटना पड़ा था। तीसरी जो लड़ाई है वो अफ़गानों की है मुग़ल के साथ। अफ़गान जब कमज़ोर होने लगे 55 में, तो उसके बाद एक हिंदू उनका कमांडर हुआ हेमचंद्र। उसने क्या किया कि उसको बैटल ऑफ तुगलकाबाद कहा जाता है। दिल्ली में तुगलकाबाद जो है, पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हल्का सा। वहाँ पे मुग़ल का एक कमांडर था तरदी बेग खान। तरदी बेग खान के खिलाफ लड़ाई हुई और तरदी बेग खान हार गया। ये अक्टूबर की बात है। अक्टूबर के में जब तरदी बेग खान हार गया तो एक दूसरा बैरम खान था मुग़ल अकबर के उसमें कमांडर के हैसियत से। तो उसने क्या किया कि कैसे भी करके इसके साथ ट्रिचरसली इसको मरवा दिया तरदी बेग खान को। और अगले महीने फिर युद्ध हुआ जो पानीपत में हुआ, और वहाँ पे हेमू को हार का सामना करना पड़ा। हाँ, हेमू ने खुद को इंथ्रोन किया था दिल्ली में, बट वो 1 महीने तक ही सुख भोग सका गद्दी की, और वो आँख में तीर लगने की वजह से मारा गया और सेना हार गई। तो ये तीसरी लड़ाई थी 1556 की। अब आप देखते चलिए इसको कि टाइम का गैप कितना है। एक सेंचुरी में 2 हुए हैं अभी तक, 1303 और 1398। फिर 1400 में कोई लड़ाई नहीं है जो हमारे काम की है, हमें याद रखना चाहिए। 1556 पे है सीधा, ठीक है। और इसी साल पानीपत की भी लड़ाई हो जाती है, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक इसके अगले महीने। उसके बाद आप चलिए 1737। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे मराठा शासन का प्रभाव बढ़ चुका है, और वो इसको कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ दिल्ली। उसके पहले 3 बैटल हो चुके हैं, लेकिन इसको कहा जाता है जो हिस्टोरियंस, क्योंकि उसको वो एक्चुअली इन्वेजन्स थे, उसको ऐसा मानते हैं कि अटैक्स था। मुग़ल ने अटैक किया, तैमूर ने अटैक किया, मंगोल ने अटैक किया। ये यहाँ तक मुग़ल इस्टेब्लिश हो चुके हैं। अब इंटरनल लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें आपके आसानी के लिए बताया है कि जो नाम पहले लिखा है ना, इन्होंने अटैक किया है। ठीक है, आप देख लें, इन्होंने अटैक किया है। मराठा ने मुग़ल पे अटैक किया,
फिर मुगल ने मराठा पे अटैक किया, तिमूर ने नसरुद्दीन पे अटैक किया, मंगोल ने अलाउद्दीन पे अटैक किया। ठीक है, तो ये इस तरह से जिन्होंने अटैक जिस पे किया है उस तरह से मैंने इसमें सीक्वेंस में नाम लिखा है आपके लिए आसानी के लिए। 37 में जो चौथी लड़ाई होती है दिल्ली की, मराठा वर्सेस मुगल, उसमें मोहम्मद शाह जो रंगीला जिसको कहते थे, आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह और मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे हुए जिनके साथ टाइम में पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, सारी सत्ता, सारे क्षेत्र बट गए, टूट गए, राज्य बिखर गया। तो उसी टाइम में मराठाओं ने देखा कि बुरे हाल है, तो अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया और लेकिन थोड़े फिर भी ये सेंट्रल थे, पावर थे मुगल, तो ज़्यादा दिन मराठा टिक नहीं सके और इनको लौटना पड़ा। और लास्ट में जब ये लौट रहे थे तो जो इनके अलाइड थे हैदराबाद और गोलकोंडा, जो है गोलकोंडा ही हैदराबाद, उन्होंने क्या किया कि मराठा पे अटैक किया और बैटल ऑफ भोपाल हो गया। बैटल ऑफ भोपाल को जरा आप अलग से, चूँकि अंडरलाइंड है और आप आज तक अभी तक समझ चुके होंगे, जो भी कोई टर्म अंडरलाइंड है उसको आपको फर्दर रिसर्च करना है उस पर, इसीलिए अंडरलाइंड है वो। तो बैटल ऑफ भोपाल हुआ जब वो लौट रहे थे और 1739 में इसी स्थिति को देखते हुए नादिर शाह ने अटैक कर दिया। उसने देखा कि ये तो मराठा से भी जीत नहीं पा रहे थे, तो मैं तो ताकतवर हूँ, और उसने बड़े कत्लेआम किए, बहुत बुरे हाल किए। उसने दिल्ली को एकदम से नेस्तनाबूद कर दिया और सारे धन लूट के ले गया वो। इसके 20 साल के बाद फिर से युद्ध हुआ। अभी क्या हुआ कि मुगल वर्सेस मराठा हुआ, मुगलों ने इन पे अटैक किया। उसमें हुआ क्या था, उसमें एक डिप्लोमेटिक इशू है। नजीबुद्दौला का प्रभाव बढ़ गया था आलमगीर टू के टाइम में। ठीक है, आलमगीर टू था उस समय, और नजीबुद्दौला क्या था कि एक उसको बस पपेट आलमगीर बन के रह गया था, नजीबुद्दौला चला रहा था। और नजीबुद्दौला जो था वो अब अहमद शाह अब्दाली का पपेट बन गया हुआ था। इस तरह से क्या था कि सारा का सारा जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो अहमद शाह अब्दाली अफगान के लिए हो रहा था। इमाद उल मुल्क जो था एक दूसरा आर्मी का कमांडर था पहले, और वो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था। उसने क्या किया कि मराठा को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे साथ मिलके इनको आप मुगल जो एक 2-4 लोगों का ग्रुप है जो कि इस तरह से अफगानी अहमद शाह अब्दाली को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है या इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, उसको तोड़ने के लिए उसने इनसे समझौता किया। और उसके बाद काफ़ी वीक हो गया। उसके बाद हालांकि अब अब्दाली ने फिर अटैक कर दिया 2-3 साल के बाद। 61 में आप देखते हैं कि उसका अटैक हुआ, लेकिन नजीबुद्दौला और आलमगीर को उसने वीक कर दिया और वहाँ से एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, एक विरोध का सिलसिला स्टार्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड बैटल ऑफ दिल्ली। तो ये हम सीरीज़ देख रहे हैं, 5 हमने देख लिए, 4 और हैं। 5 कब कहते हैं? 1303 में, 1398 में, 1556 में, 1737 में और 1757 में। अब आप देखिए ऑड सेंचुरीज में हो रहे हैं। 13 में हुए, 14 में नहीं हुए, 15 में हुए, 15 में एक हुआ, फिर 16 में नहीं हुआ, 16 में इसलिए नहीं हो रहा था कि 16 जो है दिल्ली में सेंट्रल पावर बहुत स्ट्रांग था। तो 16 में 3 लोग हुए, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब वो स्ट्रांग राजा थे, शासक थे, तो उनके समय में हिम्मत नहीं हुई किसी की कि इनके साथ इनके कैपिटल पे आक्रमण किया जाए। बाबर ने कहा भी था कि जो दिल्ली होगा वो हिंदुस्तान का कैपिटल होगा। सबसे पहले कहने वाला वही है कि दिल्ली ही होगा जो भारत का जो कैपिटल होगा, राजधानी होगा, वही होगा। उसने अपनी किताब में मेंशन किया है। आप पता करिए कौन सी किताब लिखी है उसने। 1757 की भी बात हमने कर ली। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 1783 में यहाँ पे मराठा का प्रभाव जो था वो देखिए आपकी कम होने लगा था, और रंजीत सिंह के उसमें काफ़ी सिख जो आर्मी थी, जो मिसल होते थे, उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उसके पहले ही आप देखिए कि 1783 में सिख खालसा वर्सेस मुगल एम्पायर का एक स्ट्रगल हुआ दिल्ली में, और इसमें सिख आर्मी ऑफ बघेल सिंह, जस्सा सिंह अहलूवालिया एंड जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये बड़े फेमस कमांडर्स थे, आर्मी मैन थे। इन्होंने मुगल आर्मी को एकदम से डिवेस्टेट कर दिया और दिल्ली पे कैप्चर कर लिया। लेकिन ये कैप्चर ज़्यादा दिन रह नहीं सका, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि बैटल्स ऑफ दिल्ली में कौन कौन से बैटल हुए हैं। हमने पहले पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि 1303 में हो गया, 1398 में हो गया, 1556 में हो गया, 1737 में हो गया और 1757 में हो गया। उसके बाद 1783 में हुआ। अब 19th सेंचुरी में हम आ गए। 19th सेंचुरी में कब होता है? 1803 में।
ये इसको सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की वजह से का हिस्सा माना जाता है। और यहीं पे सिंधिया ने अटैक कर दिया ब्रिटिश आर्मी पे। इसके पहले सिंधिया का बहुत प्रभाव था मुगल दरबार में इस टाइम पे। जब आप 1803 के आसपास की बात करेंगे तो सिंधियाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो ब्रिटिश आर्मी ने जब वो एंग्लो मराठा वार हुआ तो उन्होंने अटैक कर दिया और बैटल ऑफ पटपरगंज हुआ। और मराठा का जो सिंधिया थे, मराठा तो पूरे थे नहीं, बट गए थे, तो सिंधिया का प्रभाव जो था वो खत्म होने लगा। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली पास्ड फ्रॉम द मराठा टू द ब्रिटिश। अ मॉन्यूमेंट वॉज लेटर इरेक्टेड एट द साइट ऑफ इन पटपरगंज। पटपरगंज आज भी एक नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पे एक जगह है। वहाँ पे ये बैटल हुआ था। इन द जस्ट नेक्स्ट ईयर सीज ऑफ दिल्ली हुआ। सीज ऑफ दिल्ली क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि अब सिंधिया थे ग्वालियर के, ये तो समझ लो आप एक तरह से हार गए। अगले साल जो इंदौर के होलकर थे, यशवंतराव होलकर के नेतृत्व में, वो आ गए मुगल पे अटैक करने। अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट के एरिया में जो आप देखेंगे बड़ा भीषण युद्ध हुआ और काफ़ी लंबा चला और उन्होंने बहुत बड़ा एरिया कब्जा कर लिया। लेकिन चूँकि इस टाइम तक आते आते ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर चुके थे और एकमात्र सत्ता रह गए थे जो मुगल के खिलाफ। चूँकि मराठा टूट गए थे, बिखर गए थे, तो और सिख जो थे वो सिमटे हुए थे कहाँ पे, अपने सतलज के पार। चूँकि उनके साथ बाद में तो एक समझौता भी होगा 1816 में। तो इस तरह से 1804 में सीज ऑफ दिल्ली का आप देखते हैं कि ये मराठाओं के बीच और मुगल के बीच फिर से हुआ। यहाँ पे मराठा ने अटैक किया, पहले ब्रिटिश आर्मी ने मराठा पे अटैक किया है 1803 में। सो प्लीज़ माइंड दैट डिफरेंस कि जब ब्रिटिश आर्मी पहले है तो इसने अटैक किया मराठा पे, यहाँ पे मराठा आ गया है तो मराठा ने अटैक किया, मुगल पे अटैक किया, डायरेक्ट ब्रिटिश पे नहीं किया। सिख खालसा ने मुगल पे अटैक किया। 1857 इज़ द वेरी फेमस वन। ये फेमस क्यों है? इसलिए फेमस है कि इसमें इंडियन सोल्जर्स ने अटैक किया। और अटैक किस पे किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कब्जा कर लिया पूरा का पूरा जो रेड फोर्ट और सारा एरिया था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कब्जा कर लिया। हुआ क्या था, इसके थोड़ा टेक्निकलिटी में जाइए कि क्यों इतनी आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स दिल्ली में मात खा गए। वो मात इसलिए खा गए, हुआ ये था कि इन एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट चला था 1849 में, उन्होंने कब्जा कर लिया था ये एरिया। उसके बाद क्या होता है कि इनका जो आर्मी था, जो इन्फेंट्री वगैरह थे, कैवलरी, वो सारे हिमालयन रेंज में फंसे हुए थे 5-10 साल से। उधर ही इनका ज़्यादा बढ़ा हुआ था क्योंकि वो डर था कि कहीं फिर से वहाँ से रिग्रेशन ना हो। तो इन्होंने तुरंत नई सत्ता स्थापित की थी वहाँ पे। तो इनका आर्मी वहाँ बिजी था। जो उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब का जो रीजन है, यहाँ पे इनकी आर्मी बिजी थी। दिल्ली इन्होंने रखा हुआ था, जो बंगाल आर्मी था उनको, इन्फेंट्री 3, 4, 15 तक सारे वहीं पे थे। तो और चूंकि मेरठ में ही बंगाल जो इन्फेंट्री के लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई कि नहीं, विरोध कर दिया उन्होंने। एक इंस्टेंट रीजन निकल के आया कि जो चर्बी वाला जो कारतूस है उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई और वहाँ से वो दिल्ली को मार्च कर गए और दिल्ली में उनको अपने लोग मिल गए, सारों ने मिल के थोड़े बहुत जो ब्रिटिश थे उनको ख़त्म किया और कब्जा कर लिया उन्होंने सारा कुछ। बट ये ज़्यादा दिन चल नहीं सका क्योंकि आर्मी तो उनके पास थी, हाँ, वो उसको मूव करने में टाइम लगा। मई में इन्होंने कब्जा किया है, मई 7 को इन्होंने कब्जा किया, मई 17 को उन्होंने मूव कर दिया। जो आर्मी बॉर्डर पे थे, सिख बॉर्डर पे थे, एंग्लो सिख कन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने 10 दिन के अंदर में डिसाइड किया कि मूव करो, लेकिन टाइम लगता था, उस टाइम का सिस्टम अलग था। ये जाते जाते अक्टूबर में वापस विलियम हडसन ने इनसे वापस ले लिया सारा का सारा जो एरिया था। तो यहाँ पे ये मैंने ना हॉरिजॉन्टल एक एग्जांपल दिया है स्टडी का आपको कि हमने बैटल ऑफ दिल्ली उठाए और पूरे टाइम पीरियड को कवर कर लिया। तो हमें कितने 9 कन्फ्लिक्ट मिले। तो हुआ क्या इसमें हमने मेडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ ली, थोड़ी सी मॉडर्न जो आप कहते हैं वो भी पढ़ ली। और दूसरी बात कि अब आपको एक सीरीज़ बन गया। अगर आप थोड़ा सा टाइम इसको देंगे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन सा कब हुआ और उसमें कौन प्रभावी रहा। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे या ऐसे पढ़ेंगे तो ये भी एक तरीका है कि आप हिस्ट्री में अच्छा कर जाएं। क्योंकि हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसी किंग को नहीं पकड़ा, हमने किसी रूलर को नहीं पकड़ा, किसी बादशाह को नहीं पकड़ा, किसी सुल्तान को नहीं पकड़ा, जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी है और वो एक अच्छा तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो तरीका नहीं है, लेकिन सिर्फ वही तरीका हो ऐसी कोई बात नहीं है। यह एक अलग तरीका है, हम इसे भी ऐड कर सकते हैं, शायद आपको फ़ायदा हो, मुझे होता है। तो आप इसमें फैक्ट्स भी हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं और इसमें सीक्वेंसिंग है। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कन्फ्लिक्ट कब हुए। आपने पहले देखा खूटिया के बारे में पढ़ा, उनके बारे में कम देखने को मिलता है। तो इस तरह के विषय हैं जो कि
नेट के पेपर में या यूपीएससी के पेपर में अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हम चौंक जाते हैं कि ये कहाँ से आया, मगर ये सारी जनरल हिस्ट्री की बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। जब हम गंभीर, वही बात फिर से मैं कहना चाहूँगा, जब हम गंभीर बातें स्टडी करते हैं और छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं और फिर बाद में वो हमें समस्या करती है। तो आज का हमारा यही विषय था, इसको रखना था। अगले लेक्चर में मैं पीटक पे बात करूंगा। मैं एक तो मैं आपसे वादा करता हूँ, बाकी भी बहुत कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। कॉलोनियल जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें थोड़े से बात करनी है मुझे, इसमें क्लिक करना है। अगर आपका जैसे कोई सवाल हो तो आप डाल सकते हैं। जैसे पिछली बार आपने पूछा किसी ने कि बंदगान कैसे, बंदगान क्यों स्लेव बहुत ज़्यादा थे फिरोज शाह तुगलक, बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन आता है। और मैंने फिर उसके बाद उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। 2-3 दिन तक मैंने पढ़ाई की और मैंने उस पर सारे कॉन्सेप्ट उसके ऐड किए। फिर मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाया। तो आप अगर कुछ पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर से हम जल्दी ही। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 8 अगस्त को आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।